नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेशन बाई सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्लैंड ग्रंथि के बारे में कि ग्रंथि क्या होती है, कैसे काम करती है। तो यहाँ देखिए, ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला बाह्य स्रावित ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावित ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्रावित ग्रंथि क्या होती है कि वैसे ग्रंथि जिससे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो वह रक्त में न मिलकर वह किसी न किसी अंग में मिलते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं। जैसे देखिए यहाँ बाह्य स्रावित ग्रंथि में क्या एंजाइम उत्पन्न होता है, जबकि अंतःस्रावित ग्रंथि में हार्मोन उत्पन्न होता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये सीधे उत्पन्न होकर रक्त में मिलते हैं और रक्त के सहारे वो आवश्यक अंग तक पहुँचते हैं, जबकि ये जो एंजाइम है ये रक्त में नहीं मिलते हैं। ये जिस पदार्थ में आवश्यक है उस पदार्थ में मिलकर उसमें परिवर्तन लाते हैं। देखिए यहाँ पर एंजाइम नली में मिलता है, जबकि ये हार्मोन जो है नली में नहीं मिलता है। एंजाइम नली में मिलता है जबकि हार्मोन नली में नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए एंजाइम रक्त से संपर्क नहीं होता है। किसका एंजाइम का रक्त ब्लड से संपर्क नहीं होता है, जबकि यहाँ हार्मोन का ब्लड से संपर्क होता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हार्मोन होता है ये रक्त से सीधे मिल जाते हैं, रक्त में मिलकर आवश्यक अंग तक पहुँचते हैं, जबकि यहाँ पर ये एंजाइम जो होते हैं रक्त में नहीं मिलते हैं, आवश्यक नली में मिलते हैं। ये जो होता है मिश्रित ग्रंथि, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों एक साथ स्राव होते हैं और आवश्यक अंग तक पहुँचते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे बाह्य स्रावित ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, इसके बाद वाले में देखेंगे। देखिए यहाँ बाह्य स्रावित ग्रंथि, इसमें सबसे पहला आता है सेरुमिन ग्रंथि। ये सेरुमिन ग्रंथि हमारे कान के अंदर होता है। कान के अंदर जो हमारे कान में मोम उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग देहात में कोठी कहते हैं, वह सेरुमिन ग्रंथि उत्पन्न करता है। जितना ही हम कान से इस मोम को बाहर निकालेंगे उतना ही ज़्यादा ये एक्टिव होता है, इसलिए कान से हमको ज़्यादा मोम को निकालना नहीं चाहिए। तो ये होता है कान से मोम का निर्माण करता है, यानी कि कान में जो गर्दा होता है उसका निर्माण करता है। दूसरा आता है लेक्राइमल ग्रंथि। ये जो लेक्राइमल ग्रंथि है और यहाँ मेबोमियम ग्रंथि, ये दोनों हमारे आँख में होता है। लेक्राइमल ग्रंथि है ये आँख के सबसे ऊपरी परत में होता है, जहाँ से कि आंसू का निर्माण होता है। देखिए यहाँ आँख के ऊपरी भाग में होता है, यहाँ से आंसू का स्राव होता है। कॉनकटम आँख को संग्राहित करता है, यानी कि ये जो यहाँ पे आगे का भाग है वो कॉनकटम कहलाता है। जो आंसू निर्माण होता है वो आकर यहीं पर स्टोर होता है और वहाँ से उत्पन्न होता है। इसके बाद ये जो होता है कॉनकटम, वहाँ से वह नाक में भी भेज देता है। देखिए बच्चों में कि जैसे रोता है सब तो नाक से आंसू निकलता ही है, नोकियों पोछता है, आँख से आंसू निकलता है और नोकियों पोछता रहता है सब, यानी कि नाक में भी वो आंसू को लेकर जाता है और नाक में भी वह आंसू निकलता है। देखिए नाक में आंसू भेजता है कौन? कॉनकटम। आँख से तो आंसू निकलता है लेकिन नाक में भेजता है और नाक से भी आंसू निकलना शुरू होता है, इसलिए आँख और नाक दोनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें जो एंजाइम होती है वह लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम इसको एक्टिव करने का काम करता है। ये जो है लेक्राइमल, ये आँख के ऊपरी भाग में होता है। दूसरा आँख के निचले भाग में होता है मेबोमियम ग्रंथि। आँख के निचले भाग में ये मेबोमियम ग्रंथि होता है। देखिए आँख के निचले भाग में होता है जो कीचड़ को उत्पन्न करता है। ये आँख के सुरक्षा के लिए एक तैलीय पदार्थ उत्पन्न करता है, जो दिन भर उत्पन्न होता है और रात में सोने के बाद ये क्या होता है बाहर निकलना शुरू होता है, जो सुबह कीचड़ के रूप में निकलता है। ये किसके द्वारा होता है? मेबोमियम ग्रंथि के द्वारा होता है। आगे और भी है, इधर देखिए श्वेत ग्रंथि। देखिएगा श्वेत है तो नहीं है, श्वेत मिस हो जाएगा सफेद। यहाँ पर श्वेत ग्रंथि ये पसीना निर्माण करता है। हम सभी को जो पसीना होता है, यानी कि त्वचा के सबसे ऊपरी भाग पर ये ग्रंथि होती है जो पसीने का निर्माण करती है। पूरे शरीर से पसीना होता है तो ये इसके कारण होता है, श्वेत ग्रंथि के कारण होता है पसीना। उसके बाद आता है सेबकस ग्रंथि जो सीबम निर्माण करता है। अक्सर आप देखिएगा कि नाक और मुंह पे एक तैलीय पदार्थ उत्पन्न होता है जो इसको बहुत चिकना रखता है। नाक पर भी अक्सर ये निकलता रहता है। ये क्या होता है? किसके कारण? सेबकस ग्रंथि के कारण होता है और ये तैलीय पदार्थ उत्पन्न करता है।
खासकर ये किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ये नाक के ऊपर होता है और त्वचा के ऊपर भी मुंह पर होता है। उसके बाद आता है सलवरी, ये लार उत्पन्न करता है। देखिए यह हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो अच्छा से हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े हैं, इसको वहाँ पर देखिएगा। यह लार उत्पन्न करता है जो भोजन को तोड़ने का काम में आता है, उसको माल्टोज में बदल देता है और तब वो आगे भेजता है जो कहाँ अमाशय में पहुँचता है। उसके बाद आता है यहाँ पर जठर ग्रंथि जो हमारे अमाशय के अंदर, पेट के अंदर अमाशय के अंदर होता है, जो पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जिसको HCl कहते हैं। इसका pH मान अम्लीय होता है। देखिए रेनिन बच्चों में उत्पन्न होता है और पेप्सिन बड़ों में। जब 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं जिसमें दूध वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर यह रेनिन उत्पन्न होता है, और जैसे वो अनाज खाना शुरू करते हैं, इनके 6 माह से ऊपर जैसे अनाज खाना शुरू करते हैं और हम लोग में ये क्या होता है, पेप्सिन नामक होता है जो पेप्सिन उत्पन्न करता है। देखिए इसी रेनिन और पेप्सिन से सही तरीके से नियंत्रण नहीं होने कारण पेट में गैस बन जाता है जिसको गैस्ट्रिक रोग कहते हैं, और अक्सर ये बुढ़ापे में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। उसके बाद आता है म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस निर्माण करता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ये देखिए म्यूकस क्या होता है कि जो भी हमारी ग्रास नलिया है या शरीर के अंदर जो नलिया है जहाँ से पदार्थ गमन करते रहता है, वहाँ पर यह म्यूकस निर्माण करता है जो उसको फिसलने युक्त बनाता है। जैसे ग्रास नली है, ग्रास में भी अंदर म्यूकस उत्पन्न करता है, जिससे भोजन हम निगलते हैं तो बहुत आसानी से वो पेट के अंदर चला जाता है। इसके बाद आता है लिवर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो हमारे पेट में दाएं साइड में होता है, इसका आकार लगभग 1.25 किलो का होता है, 1200 से 1500 ग्राम तक होता है। कौन? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद क्षतिग्रस्त अवस्था में ये स्वयं अपने आप को ठीक कर लेता है। हमारे शरीर में एक यही ऐसी अंग है जो अंदर किसी कारणवश घायल हो जाए तो स्वतः अपने आप को ठीक कर लेता है। ये म्यूकस कौन? लीवर ग्रंथि। अरे देखिए बिलिरुबिन का निर्माण करता है, ये जो होता है बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन क्या होता है? ये यकृत एक पीले रंग के पदार्थ का निर्माण करता है जो मल को पीला करता है, और इसी का निर्माण ज़्यादा हो जाएगा तो हमको पीलिया रोग हो जाती है जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो ये किसके कारण? बिलिरुबिन के ज़्यादा स्राव कारण। ये बहुत अल्प मात्रा में स्राव होता है जिससे हमारा मल लैट्रिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, लेकिन यही ज़्यादा स्राव हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर पीला हो जाएगा जिसको पीलिया रोग कहते हैं, क्या? जॉन्डिस कहते हैं। इस तरह से ये हमारी बाह्य स्रावित ग्रंथि हुई। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अंतःस्रावित ग्रंथि पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।